बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपको अपने चैनल पर हम खुश आमदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। मेरा बेटा रोज़ मेरे लिए सलाद लेकर आता। उसको खाते ही मुझे बाथरूम जाना पड़ जाता और जैसे ही मैं वापस आती तो मेरा बेटा अलमारी खोलकर मेरे कपड़े देख रहा होता। जब मैं पूछती तो उसके चेहरे का रंग बदल जाता और बहाना बनाकर कमरे से बाहर निकल जाता और मेरी अलमारी से एक चीज़ गायब होती जो मेरे बेटे के किसी काम की नहीं थी। आज मैं सलाद खाए बगैर ही कमरे से निकल गई और रोशनदान से देखने लगी कि मेरा बेटा तो रोज़ अलमारी से मेरी एक कहते हैं कि सबसे ज़्यादा एक शख्स पर हक उसकी माँ का होता है। माँ और बेटे का रिश्ता बहुत ही मुकद्दस है, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में कोई ना कोई पर्दा ज़रूर रहता है। लेकिन मेरे बेटे ने एक ऐसी हरकत की कि मैं हैरान रह गई। और ये सब किसके लिए कर रहा था, ये जानकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने अपने बेटे से उसकी उम्मीद नहीं की थी और वो ऐसा बिल्कुल भी ना था जैसे उसने हरकत की थी। लेकिन उसकी इस हरकत ने मुझे बहुत ज़्यादा अजियत दी और मैं बहुत परेशान रही। जब हकीकत जान गई तो मालूम हुआ कि ज़हनी अजियत ख़त्म नहीं बल्कि शुरू हुई थी, क्योंकि उसने एक ऐसी औरत से मेरा नाम सानिया है। मेरी शादी एक ऐसे मर्द से हुई जो अपने ख़ानदान की ज़िम्मेदारी लेने के काबिल नहीं था। जब तक उसको मेरी ज़ात में दिलचस्पी थी उसने मुझे अपनी ज़िंदगी में रखा और फिर जब उसे कोई और पसंद आ गई तो मुझे उसने अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर किया। वो नहीं जानता था कि मैं उम्मीद से हूँ। उसे सारी ज़िंदगी ये मालूम ना हो सका कि उसका एक बेटा भी है। लेकिन अकेले एक बेटे को पालना कोई आसान काम नहीं था। मेरे माँ बाप पहले ही इस दुनिया में नहीं थे। लोगों के घर काम किया लेकिन अपने बेटे को पढ़ाया था कि वो एक बड़ा आदमी बन सके। लेकिन कहते हैं कि आपका माजी आपके हाल पर हावी हो ही जाता है और आपके बच्चे वही बनते हैं जो आप थे। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया था। एक शख्स से मोहब्बत करके उससे शादी कर ली, लेकिन उसने मेरी मोहब्बत की कदर नहीं की। फिर पेट में बच्चा था कि मुझे तलाक हो गई। हाथ में तलाकनामा लिए बैठी थी तो पता चला कि माँ बनने वाली हूँ। फिर लोगों के घर काम कर कर के बच्चे को पाला। अब एक किराए का छोटा सा घर था, घर में ज़रूरत की चीज़ें थी। अब मैं लोगों के घर की सफाई नहीं करती थी बल्कि सिर्फ एक घर में खाना पकाया करती थी। ये काम मुझे आसान लगता था और इज्जत वाला भी। मैं अपने बेटे को बाप जैसा नहीं बनाना चाहती थी। वो वैसा ही बन चुका था। ना उसकी कोई सोच थी ना उसका कोई मकसद। पढ़ाई उसने पूरी कर ली थी लेकिन नौकरी उसको मिल नहीं रही थी, क्योंकि पढ़ाई काम थी और नौकरी के लिए उसे बड़ी डिग्री की ज़रूरत थी। लेकिन अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे किसी बड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भेजूं और ख़ुद भी इस मामले में बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो कहता था कि मेरा दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता। कभी कोई काम उससे मिल जाता तो कर लेता था। घर में महीने में 2-4 दफ़ा थोड़े बहुत पैसे ले आता था। उसे देखकर मैं बहुत परेशान थी कि मैं उसे क्या बनाना चाहती थी और ये क्या बन गया है। वही तो मेरी ज़िंदगी का मरकज़ था जिसे ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो एक बिना सोचने वाला इंसान था जो मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचता था। मैंने उसे हज़ार दफ़ा कहा कि कहीं से कर्जा लेकर छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लो ताकि तुम्हारे पास कुछ तो हो, लेकिन उसका दिल किसी भी काम में नहीं लगता था। सुबह घर से जाता यूं ही गलियों में भटकता रहता और रात को वापस आ जाता। एक दिन मेरा बेटा मेरे लिए बाजार से सलाद लेकर आया और उसका कहना था कि ये सलाद खाएं क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मुझे इस बात की खुशी हुई कि मेरे बेटे ने कम से कम मेरा एहसास तो किया। मैंने वो सलाद खा लिया, लेकिन जैसे ही सलाद खत्म हुआ मेरे पेट में अचानक से दर्द होने लगा और मुझे फ़ौरन से बाथरूम जाने की ज़रूरत पेश आई। मैं बाथरूम में चली, लेकिन जब बाथरूम से वापस आई तो देखा कि मेरा बेटा अलमारी बंद कर रहा था। ये अलमारी मेरे कमरे की थी, इसमें मेरे बेटे का कोई सामान मौजूद नहीं था। मैंने उसे कहा कि क्या हुआ तुम्हें, कुछ चाहिए तो? कहने लगा, नहीं आपकी अलमारी खुली हुई थी इसलिए मैंने बंद कर दी। जबकि मुझे याद है कि मेरी अलमारी बंद ही थी। वो थोड़ा घबरा भी गया था, लेकिन मेरी अलमारी में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसको वो इस्तेमाल कर सकता था। सोचा कि शायद अलमारी खुली होगी, इस बात पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन रात को फिर एक अजीब हरकत हुई। मैं रात को सो रही थी कि अचानक से मेरा बेड पूरी तरह से हिलना शुरू हो गया, ऐसे जैसे मेरा बेड झटके ले रहा हो। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी और जल्दी जल्दी लैंप की रोशनी की तो महसूस हुआ कि कमरे में तो कोई भी नहीं है, शायद जलजला आ रहा था। मैं फौरन अपने बेटे के कमरे की तरफ भाग गई कि उसको भी जगा दूं, क्योंकि जलजला बहुत तेज़ नोयत का था और हमें फौरन उस बाहर से बाहर निकल जाना चाहिए था। लेकिन जब बेटे के कमरे में गई तो कमरे में मेरा बेटा मौजूद नहीं था। वैसे तो मैं उसके कमरे में जाने से पहले बाहर दस्तक ज़रूर दिख करती थी,
लेकिन ज़लज़ला आ रहा था, इसीलिए डायरेक्ट ही अंदर दाखिल हो गई और बेटा कमरे में नहीं था और बिस्तर को देख के लगता था कि वो बिस्तर पे सोया ही नहीं। बाथरूम वैसे भी बाहर था तो वो बाहर बाथरूम में भी नहीं होता। सोचने लगी कि रात के 2 बजे मेरा बेटा घर पर नहीं तो कहाँ है। उसे सारे घर में तलाश कर लिया गया, था भी छोटा सा। उसके नंबर पर कॉल की तो बेल जाने लगी। ये शुक्र है कि बेल जा रही थी और उसने फ़ोन भी उठा लिया। मैंने कहा कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त घर पर होना चाहिए, लेकिन तुम घर पर नहीं हो। कहाँ हो? जहाँ भी हो वापस आओ। उसने कहा कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। और वो वाकई जल्दी वापस आ गया। मैं दरवाजे में ही खड़ी अपने बेटे का इंतजार कर रही थी और मेरी आंखों में गुस्सा था कि ये पहली दफा हुआ था कि मेरा बेटा घर पर नहीं था। मैंने उसे आते ही बातें सुनाना शुरू कर दी। रात के 2 बजे घर से बाहर तुम्हारा क्या काम है? कौन सा ऐसा काम था कि तुम मुझे बताए बगैर घर से गायब हो गए? अगर मैं ना आती तो मुझे पता ही ना चलता और तुम सारी रात घर वापस ना आते। क्या कर रहे थे तुम घर से बाहर? किसके साथ थे? अभी मेरे मुंह में ये अल्फाज थे कि मुझे किसी परफ्यूम की खुशबू आई। ये खुशबू किसी लेडीज परफ्यूम की थी जो मेरे बेटे के साथ ही घर में दाखिल हुई थी। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है मेरे बेटे को खुशबू लगाने की कोई आदत नहीं थी। मेरा बेटा बड़ा ही अजीब किस्म का इंसान था। उसे किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए ये कहना बेहतर होगा कि वो ना दीन का था और ना दुनिया का। परफ्यूम वाली बात मैंने बेटे से नहीं की क्योंकि अगर मैं पूछती तो वो शायद मुझे ना बताता, लेकिन उससे किसी औरत के परफ्यूम की खुशबू उठ रही थी। मेरा दिल बैठ सा गया। सोचा कि पहले इससे पूछूं कि वो कहाँ था। कि उसने कहा मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था इसलिए मैं वहां चला गया था। जल्दी में आपको बताने का याद नहीं रहा। मैंने कहा कि सच सच बताओ, क्या यही बात है? कहीं मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? कहने लगा किसी गलत काम में मसरूफ होता तो आपकी कॉल भी नहीं उठाता। आपकी कॉल उठा ली और फौरन वापस आ गया। मेरा दोस्त मुश्किल में था। मैं अपने बेटे से परफ्यूम वाली बात तो करना चाहती थी, लेकिन जाने क्यों नहीं की। सोचा कि शायद वो सच बोल रहा हो, शायद वो परफ्यूम किसी और ने लगाया हो। पर अगले दिन जब मैं अपने बेटे के कपड़े धो रही थी तो मैंने देखा कि उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। मैं बुरी तरह हैरान हो गई कि ये खून किसका है, कैसे लग गया उसके कपड़ों पर। फौरन उसे बुलाया और पूछा तो कहने लगा कि मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है। मैंने आपसे कहा था, क्योंकि मैं उसे उठाकर अस्पताल ले गया था इसलिए लग गया होगा। आप बार बार परेशान क्यों हो जाती हैं? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? अब मुझे अपने किए पर थोड़ी शर्मिंदगी हुई। मैं शायद ज़रूरत से ज़्यादा ही रद्द-ए-अमल दे रही थी। मैंने अपने बेटे से कहा कि मेरा तुम्हारे अलावा कौन है, इसलिए मैं परेशान हो जाती हूँ। मेरा बेटा 2 घंटे बाद मेरे लिए बहुत अच्छा सलाद बनवा कर लाया। उसने कहा कि ये एक नया होटल खुला है जो ताज़ा सब्जियों से ये सलाद बनाता है। आप हमेशा मेरे लिए बहुत परेशान रहती हैं, मेरे चक्कर में अपना भी ख्याल नहीं रखती। आप ये खाएं, मैं भी आपके पास ही बैठा हुआ हूँ। वैसे मेरे बेटे को किसी का एहसास होता नहीं था, लेकिन वो मेरा एहसास नहीं करता तो और कौन करता? आखिर मैं उसकी माँ थी। लेकिन आज भी यही हुआ कि सलाद खाते ही मेरे पेट में कुछ गड़बड़ हो गई, ऐसी कि मैं अपने बेटे को बता भी नहीं सकती थी और फौरन बाथरूम की तरफ भागी। और जब वापस आई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। मेरा बेटा मेरी अलमारी से कुछ तलाश कर रहा था। मैं कमरे में आने के बजाय बाहर ही रुक गई। उसने अलमारी बंद की और वहां से बगैर मुझे बताए चला गया। मैंने फौरन वापस आकर अलमारी चेक की और अलमारी अलमारी में ना तो कोई सोना था और ना ही नकदी। मेरे पास पूरे पूरे पैसे होते थे जो खर्च हो जाते थे, इसलिए मेरा बेटा कोई चोरी नहीं कर रहा था, क्योंकि अलमारी में ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं। मेरे कपड़े और जाती इस्तेमाल की चीज़ें थी और कुछ ऐसे नए कपड़े थे जो मैंने अभी इस्तेमाल नहीं किए थे, जो मैं अपनी बहू के लिए अभी से रख रही थी। और मेरे पास था ही क्या? मैंने अलमारी में देखा तो बाहर कोई चीज़ गायब नहीं थी। वैसे भी मेरी चीज़ों में मेरे बेटे का क्या काम था? लेकिन फिर वो अलमारी में तलाश क्या कर रहा था? और उसे कुछ चाहिए था तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? या फिर मुझे बताता कि मुझे चीज़ नहीं मिल रही तो आप तलाश कर दें। खैर 2 दिन बाद मैंने अपनी अलमारी से सारे कपड़े निकाले और उनको सेट करके रखने लगी। तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी कुछ ज़ाती चीज़ें अलमारी से गायब थीं। लेकिन मैं इन चीज़ों को अलमारी के अलावा कहीं और भी नहीं रखती थी और वो चीज़ें अलमारी में नहीं थी। समझ नहीं आ रहा था कि गई कहाँ हैं। अभी मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई थी कि चीज़ें रख कर भूल जाती, लेकिन कोई ना कोई चक्कर ज़रूर था। मेरी अकल ने काम किया और मैंने अपनी चीज़ों की जगह बदल दी कि अगर कोई यहाँ से वो चीज़ें निकालने आए तो उसे वक्त लगे और इस वक्त मैं उसको देख सकूं कि वो क्या कर रहा है। अगले दिन मेरा बेटा फिर से मेरे लिए सलाद लेकर आया। मैंने उसे कहा कि मुझे ये नहीं खाना, ये खाने के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मुझे मेरा बेटा लंबी लंबी बातें समझाने लगा। कहने लगा इसीलिए आपकी तबीयत ख़राब होती है क्योंकि आपको इन चीज़ों की आदत नहीं है।
آپ یہ کھائیں گی تو آپ کو عادت ہو جائے گی۔ جانے کیوں بضد تھا کہ میں وہ کھا لوں۔ میرا سلاد کھانے کو بالکل بھی موڈ نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے منع کر دیا۔ لیکن پھر بھی وہ میرے سر پر ناچ رہا تھا۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا کہ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ تمہیں ایک بات سے منع کر دیا ہے تو منع کیوں نہیں ہو جاتے؟ پہلے تو کبھی ایسی حرکت نہیں کرتے تھے، اچانک سے تم کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا میں تو صرف آپ کی فکر کر رہا تھا، لیکن شاید آپ کو میرا طریقہ پسند نہیں آیا اور ناراض ہو کر چلا گیا۔ لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ آج کل ویسے ہی اس کی حرکتیں بہت مشکوک ہو گئی تھی۔ اسی دن رات کو جب میں کچن میں کام کر رہی تھی میں نے اچانک سے اسے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا، اور پھر جب میں کمرے میں پہنچی تو میری الماری کھول کر کھڑا تھا۔ آپ کے میں نے اسے بری طرح سے ٹوک دیا کہ کیا ہے یہاں پر، کیا کام ہے تمہارا؟ تو کہنے لگا کہ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، اور وہاں سے چلا گیا۔ جب میں نے الماری کو دیکھا تو میں نے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ جو دراز کھلا ہوا تھا اس میں جو چیزیں پڑی تھی اس کا میرے بیٹے سے کوئی واسطہ نہیں تھا، وہ میری ذاتی چیزیں تھیں۔ میں نے سامان چیک کیا تو میری ذاتی چیزوں میں سے پھر سے کچھ سامان غائب تھا، اور اس دفعہ میرے 2 سوٹ بھی غائب تھے۔ اب میرا ماتھا ٹھنکا، آخر یہ لڑکا کیا کر رہا تھا؟ یہ میری چیزیں تو بیچ نہیں رہا تھا، لیکن چیزوں کے لیے کس نے پیسے دینے تھے؟ یہ تو استعمال شدہ چیزیں تھیں۔ آخر یہ کیا کر رہا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، اور جو یہ سلاد لے کر آتا تھا اس میں کوئی ایسی چیز ہوتی تھی جس کو کھاتے ہی میرے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا تھا اور میں کمرے سے باہر نکل جاتی، اور پھر وہ میرے جانے کے بعد میری الماری میں سے میرا سامان چوری کر رہا تھا۔ ایک دن وہ میرے لیے سلاد بنوا کر لایا، میں نے وہ کھایا نہیں، لیکن اس سے یہی بتایا کہ میں سلاد کھا چکی ہوں۔ اس کے سامنے باہر نکل جانے کا بہانہ کر کے باہر نکل گئی، لیکن دراصل کمرے سے باہر نہیں گئی تھی بلکہ روشن دان سے دیکھ رہی تھی۔ اور پھر وہاں کمرے میں کیا ہوا وہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا بیٹا الماری سے میری ذاتی چیزیں نکال کر ان کو ہاتھ میں پکڑے کھڑا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کروں۔ فوراً اندر آئی اور فوراً ہی اس کے ہاتھ سے وہ چیزیں لے کر الماری میں ڈال کر الماری بند کر دی۔ میرا بیٹا شرمندہ ہو گیا اور اس کو کوئی بات نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے۔ میں نے کہا یہ کیا حرکت ہے، کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ تو کہنے لگا میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے کہا ہاں، 4-5 دن سے تم ساری چیزیں میری الماری میں ہی ڈھونڈ رہے ہو، کیا مطلب ہے تمہارا ان چیزوں کے ساتھ؟ کس قسم کی حرکتیں کر رہے ہو؟ خدا کے لیے مجھے بتاؤ، نہیں تو میرا دل پھٹ جائے گا۔ میرے دماغ میں برے خیالات آ رہے ہیں۔ میرا بیٹا میرے اس رد عمل پر چڑ گیا اور کہنے لگا کہ کیا ہو گیا ہے؟ میں کوئی چیز تلاش کر رہا تھا اور میرے ہاتھ ان چیزوں میں پڑ گئے، تو آپ کو کیا لگتا ہے میرا ان کے ساتھ کوئی مقصد اور کوئی کام ہو سکتا ہے؟ آپ ڈرامے دیکھنا کم کریں، ڈرامے دیکھ دیکھ کر آپ بہت جذباتی ہوتی جا رہی ہیں۔ الٹا وہی مجھے باتیں سنانے لگا اور فوراً کمرے سے چلا گیا۔ مجھ سے نظریں ملا نہیں رہا تھا اور گھبرا بھی گیا۔ پہلے یہ مجھے سلاد کھلانے لگا جس سے میرے پیٹ میں گڑبڑ ہو جاتی تاکہ میں اپنے کمرے سے نکل جاؤں، وہ پرفیوم کی خوشبو۔ پھر ایک دن میں نے دیکھا کہ یہ اپنے کمرے میں نہیں تھا، پھر اس کا میری ذاتی چیزوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرنا، اور پھر میرے ساتھ جھوٹ بولنا، عجیب طرح سے پیش آنا، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ اب ایک ہی کام رہ گیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کا پیچھا کروں کہ یہ جاتا کہاں ہے۔ میں نے دیکھا تھا کہ میرا بیٹا صبح صبح گھر سے نکل جاتا اور پھر پورا دن گھر نہیں آتا۔ دوپہر میں آتا تھا میرے لیے سلاد لے کر، اس کے بعد پھر کہیں غائب ہو جاتا تھا۔ میں نے سوچا کہ ایک دن میں اپنے بیٹے کا پیچھا کروں اور پتہ کروں کہ یہ جاتا کہاں ہے۔ میں نے برقع پہن لیا تاکہ اسے پتہ نہ چلے کہ وہ گھر سے نکلا، تو میں اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی۔ غور کرنے پر پتہ چلا یہ تو اس کا ناشتہ تھا جو میں اسے بنا کر دیا تھا، لیکن اس نے ناشتہ خود نہیں کیا اور اسے شاپر میں ڈال کر جانے کس کے لیے لے کر جا رہا تھا۔ اس کا مطلب وہ روز یہی کرتا تھا۔ وہ محلے کے اس گھر کی طرف بڑھا جو کئی سالوں سے خالی تھا۔ اس گھر میں آگ لگ گئی تھی اور اس کے مالک ملک سے باہر ہوتے تھے، لیکن ایک شخص اس گھر کی دیکھ بھال کرنے کے لیے آتا جاتا تھا۔ اس گھر میں یہ بھی مشہور تھا کہ یہاں پر عذاب کا سایہ ہے، اس لیے کوئی بھی اس گھر میں جاتا نہیں تھا، لیکن میرا بیٹا اسی گھر میں جا رہا تھا۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا بیٹا اس گھر میں کیوں گیا ہے۔ میں اس کے پیچھے پیچھے اندر جانا چاہتی تھی، لیکن اندر نہیں جا سکتی تھی۔ لیکن کھڑکی سے اندر جھانکا تو سامنے ایک کمرہ تھا اور اس کے بعد ایک اور کمرہ تھا جس کی ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے مجھے میرا بیٹا نظر آیا، یعنی اگر میں چلی جاتی تو اس نے مجھے نہیں دیکھنا تھا۔ میں اندر داخل ہو گئی اور پھر اس ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے اندر جا کر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی۔ وہاں پر ایک لڑکی کھڑی تھی جس کی عمر میرے بیٹے کے برابر ہی ہوگی۔ میرے بیٹے نے ناشتہ اسے پکڑایا اور وہ پاگلوں کی طرح کھا رہی تھی جیسے کبھی کھانے کو کچھ نہ ملا ہو۔ اس لڑکی نے میرے کپڑے پہن رکھے تھے، میرے جوتے بھی، اور کیونکہ سردیاں تھیں اس نے میری ایک چادر بھی اوڑھ رکھی تھی۔
चादर के बारे में तो मैं भूल ही गई थी, लेकिन ये वही कपड़े थे जो मेरे गुम हुए थे। लेकिन लड़की कौन थी? मेरा बेटा उसके साथ क्या कर रहा था? उसने उसको इस घर में क्यों रखा हुआ था? सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैं एक झटके से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। वो दोनों मुझे देखकर ऐसे चौंक गए जैसे कोई गलत काम कर रहे थे। मैंने कहा, ये सब क्या हो रहा है? लड़की कौन है? तो इसके साथ यहाँ पर क्या कर रहा है? मैंने सवालात की बौछार कर दी। मेरा बेटा बहुत घबराया हुआ था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैंने इस लड़की से पूछा, तुम बताओ तुम कौन हो? तो वो मेरे बेटे से भी ज्यादा घबराई हुई थी। इतने में मेरे बेटे का दोस्त वहां पर दाखिल हुआ, जिसको मैं अच्छी तरह से जानती थी। ये मेरे बेटे का इकलौता दोस्त था और बचपन से दोनों साथ थे। उसने मुझे वहां देखा तो कहा, आंटी मैं आपको बताता हूँ, आपका बेटा जिसे आप हमेशा नाकारा समझती रही, उसने जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया कि उसने इस लड़की की जान बचाई है। इस लड़की को उसका अपना ही बाप बेच रहा था, लेकिन आपके बेटे ने इसे बचा लिया। ऐसा नहीं कि ये लड़की को पहले से जानता था, ये तो इसे बिल्कुल भी नहीं जानता था। सिर्फ एक औरत समझकर इसकी मदद की, लेकिन फिर पता चला कि अब ये कहीं नहीं जा सकती और आज हफ्ता हो गया है हमने इसको यहाँ रखा हुआ है। मैं इसको अपने घर नहीं ले जा सकता क्योंकि मेरे घर में जॉइंट फैमिली सिस्टम है। और ये आपको भी ये बात ना बता सका कि आप इस पर गुस्सा करेंगी, लेकिन हफ्ते से ये लड़की का बिना किसी मतलब के ख्याल रख रहा है। इस लड़की का पूरी दुनिया में कोई भी नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। आज ही कह रहा था कि अम्मी को मुझ पर शक हो गया है क्योंकि ये आपकी चीज़ें इस लड़की के लिए है घर से लेकर आ रहा था, क्योंकि इसका तो कोई भी नहीं था और हमारे पास पैसे नहीं थे कि वो चीज़ें बाजार से खरीद पाते। कह रहा था कि मैं अम्मी को नाराज़ नहीं कर सकता, इसलिए इस लड़की को दारुल अमान छोड़ आते हैं। जबकि आप जानती हैं कि वहाँ का माहौल भी आजकल कैसा हो गया है। बस हम लोग इसी मसले में उलझे हुए थे। आंटी आपका बेटा बुरा नहीं है, ये सिर्फ इस लड़की की मदद कर रहा था। मैंने अपने बेटे की तरफ देखा जो सर झुकाए खड़ा था। मैंने उसे कहा कि पागल, तुम अगर ये बात पहले मुझे बता देते तो क्या मैं तुम्हारा साथ ना देती? मैं एक अच्छे काम में तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती। मेरे बेटे ने कहा कि मैंने सारी जिंदगी कोई अच्छा काम किया ही नहीं अम्मी, के मुझे मालूम होता कि आप मेरा साथ देंगी या नहीं। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, पहली दफ़ा मुझे ये काम करके कुछ ऐसा लगा कि मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ। मेरा इस लड़की से कोई वास्ता कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इसे जानता तक नहीं हूँ। अभी तक मुझे ये भी मालूम नहीं कि ये कौन है, लेकिन बस मैं एक इंसान समझकर इसकी मदद कर रहा था। आपने हमेशा यही सिखाया था कि अपने बाप की तरह मत बनना, औरतों की इज्जत करना, उनकी मदद करना, और यकीन करें मैं यही करने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपने बेटे को गले से लगा लिया और उससे माफ़ी मांगी कि मैंने उससे गलत समझा। मेरे बेटे ने तो कहा, शायद मुझे आपको बता देना चाहिए था। हम इस लड़की को अपने घर ले आए। वो लड़की वाकई बहुत मजबूर थी। वो 2-3 हफ्ते से हमारे घर में ही रही। जब मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैंने अपने बेटे से कहा कि अगर तुम इसको पनाह देना चाहते हो तो इसको अपना नाम क्यों नहीं देते? तुम इससे निकाह कर लो, इसको पनाह भी मिल जाएगी और तुम्हें एक अच्छी हमसफर भी। मेरे बेटे का कहना था कि मैं कोई काम नहीं करता, मैं इसको पनाह कैसे दे दूँ? मैं आपके सहारे शादी नहीं कर सकता, पहले मुझे कुछ करना है। मैंने अपने बेटे से कहा कि जब तुम इतना बड़ा काम कर सकते हो तो क्या मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती? मैं तुम्हारा साथ दूंगी, फिर तुम कोई ना कोई काम कर लेना और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये फैसला करने से पहले हमने इस लड़की की राय भी पूछी। उसने कहा कि इस शख्स ने मेरी जान बचाई है, मैं तो इसकी सारी जिंदगी के लिए गुलामी भी करूँ तो कुछ भी काम होगी। मैंने इस लड़की का अपने बेटे के साथ निकाह करवा दिया, उसको बहू बना लिया। जो काम मेरे बेटे ने शुरू किया था उसमें मैं भी इसका हिस्सेदार बन गई। इस लड़के का नाम निम्रा है, अब वो मेरे घर की बहू है। आखिर मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी भी इंसान को बेकार नहीं समझना चाहिए। जिंदगी में किसी भी मोड़ पर कुछ ऐसा कर सकता है कि वो अल्लाह की नज़र में सबसे अजीज़ हो जाए। मेरे बेटे ने इस लड़की की इज्जत बचाई, उसको पनाह दी, फिर इससे निकाह करके इसको अपना नाम दिया। मेरे ख्याल में मैं अपने बेटे पे जितना भी फख्र करूँ कम है, जो ऐसे बाप की औलाद है जिसने अपनी बीवी की कदर नहीं की थी। लेकिन मेरे बेटे ने साबित कर दिया कि खून से ज़्यादा असर तरबियत का होता है। अब मेरे घर में भी रौनक लग गई है। मैं अपने बेटे और बहू के साथ बहुत खुश रहती हूँ। मेरे बेटे ने कारोबार भी शुरू कर लिया है, जिसमें बहुत तरक्की हो रही है। अब मुझे लोगों के घरों में काम भी नहीं करना पड़ता।